हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। दिस इज आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। तो हम लोग सभी लोग एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम हमारे देश में तो एग्रीकल्चर ही होता है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको एक बेसिकली बेस बना के चलना है, जैसे कि कितने प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, कहाँ पर जैसे आपका माउंटेन एरिया है या फिर और जो जगह है, इन सब जगहों पे किस तरह की खेती करनी चाहिए। और जो जो एग्रीकल्चर में हम लोग इतने सारे चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे बीज हो आपके या फिर खाद वगैरह हो, फर्टिलाइज़र हो, ये सारी चीज़ों का जो असर है उसका किस तरह से असर हो रहा है और इससे जो नुकसान अगर हो रहा है तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बताया गया है आपको पहले पैराग्राफ में कि जो एग्रीकल्चर है ना, इसकी ये जो है भारत में जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाता है। यानी कृषि की दृष्टि से देखें तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या जो है, लगभग जो पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर वाले कामों में जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर एक जो है प्राइमरी एक्टिविटी है और जो हमारे लिए जो है अधिकांशतः जो खाद्यान्न चीज़ें हैं खाने वाली, वो इसमें प्रोड्यूस की होती हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त बात करें, अलग अलग बिजनेस के लिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सब भी चीज़ों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कितने प्रकार की खेती होती है? तो देखिए, खेती जो है ना, कृषि जो है वो हमारे देश की जो है प्राचीन रूप से आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक जो स्टेज है, हमारा जो लेवल है, वो इसी पे डिपेंड करता है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान अगर देखें तो जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंटल चेंज हुए हैं, जो प्रौद्योगिकी है और जो सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज चले आ रहे हैं खेती करने के, ये जो विधियां हैं ना, इनके साथ भी इनमें परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले हल वगैरह कैसे चलते थे, है ना, अब तो ट्रैक्टर वगैरह से हम लोग खेतों को जोतते हैं, मिट्टी वगैरह को। तो ये इस सब में भी परिवर्तन हुआ है। तो जीवन को जीने के लिए, निर्वाह के लिए, खेती से लेकर आप बात करें वाणिज्यिक कमर्शियल एग्रीकल्चर तक खेती के अनेक टाइप हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में जो है अलग अलग भागों में खेती के क्या क्या रूप हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक जो जीविका का निर्वाह है वो कौन सी एग्रीकल्चर है। तो इस प्रकार की खेती में क्या आता है भाई कि भारत के कुछ भागों में अभी भी इस तरह की खेती की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह जो है वो कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर जो आदिम कृषि औजार होते हैं, जैसे लकड़ी के हल हो, दाव हो, खुदाई करने वाली छड़ी होती है, और परिवार या फिर समुदाय के श्रम से मदद से ये सब की जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो प्राय कैसी होती है, मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए भी अन्य पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं उन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होता। तो अब देखिए, यह जो आपका ये प्रणाली है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह एक प्रकार से स्लैश और बर्न वाली प्रणाली है। यानी स्लैश कर्तन और बर्न यानी जलाना। तो भाई किसान जो है जमीन के छोटे टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें भी उगाता है। जब मिट्टी की जो उर्वरता है वो जब कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से दूसरी जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा भी वो लोग साफ करने लगते हैं। तो कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, बात करें मिट्टी की उर्वरता शक्ति, ये सब बढ़ जाती है, क्योंकि किसान एक ही जगह पे बार बार खेती तो करता नहीं है ना, अलग अलग जगह पे करता है। तो इसलिए किसान जो है ना, उर्वरक या फिर जो अन्य आधुनिक जो टेक्निक है वो सबका प्रयोग नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार की जो खेती है उसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो देश के अलग अलग भागों में इस प्रकार की खेती को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बात करें आपके उत्तर पूर्व राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू इसको बोलते हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। झूम क्या होता है भाई? तो झूम एक प्रकार से स्लैश और बर्न पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, जो कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा और वेनेजुएला में कोनको और ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से ये खेती इस तरह की जानी जाती है। भारत में भी जो प्रारंभिक किस्म की जो खेती है ना, इसके अनेक नामों से इसको जाना जाता था। जैसे बात करें मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में इसको पामाडाबी या फिर कोमान या फिर बरीगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बात करें पश्चिम घाट में इसको कुमारी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे और हिमालयन जो क्षेत्र है उस जगहों पर इस तरह की खेती को खिल और झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश में इसको झूम खेती कही जाती है। तो
अब यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 4.1 बताया जा रहा है आपको कि भाई ये रिंझा असम में डिम्पू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। जो है रिंझा नाम की लड़की है, वो अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक भूमि के एक टुकड़े पर कोई वनस्पति काटकर उसको जलाकर साफ करती है और उसको देख के बड़ा उसको अच्छा लगता है। प्रायः उसका जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर, अभी हम लोग उसमें कवर किए ना इकोनॉमी में कैसे वो लोग पानी को बचाते हैं ना वाटर रिसोर्सेज में, तो पानी को लाकर अपने खेत को संचित करने में सहायता करती है और वो अपने जो स्थान है उसका वहाँ से लगाव भी रखती है। जब तक संभव हो जाता है वो यहाँ पर रहना चाहती है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी, उसकी घटने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण से उसके परिवार को अगले वर्ष जो है नए भूमि के टुकड़ों की तलाश करनी होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल यही प्रारंभिक वाला। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की खेती में उगाई जाती है? बताइए, बिल्कुल बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखें हम लोग सेकेंड एग्रीकल्चर का टाइप है आपका गहन जीविका कृषि, इसको कह सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत वाली ये खेती है, जहाँ अधिक प्रोडक्शन के लिए अधिक मात्रा में आपके जो केमिकल चीज़ें हैं, रासायनिक हैं, ये और सिंचाई वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो भूमि स्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जोते गए जो खेतों का आकार है ना, वो छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कृषि भूमि जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। अब बात करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो इस प्रकार की खेती के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले जो सीड हैं, बीज हैं, और जो रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर है और जो पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं हैं, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो कृषि के जो ये कमर्शियल टाइप का जो स्तर है ना, ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए बात करें हरियाणा पंजाब में चावल जो वहाँ पर एक कमर्शियल टाइप का क्रॉप है, लेकिन अगर उड़ीसा में बात करें तो यह जीविका वाली फसल है, मतलब वहाँ इससे तो लोग केवल खाने पीने के लिए उगाते हैं और बेस है ये वहाँ का। तो क्या आप उन फसलों के बारे में कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एक प्रदेश में कमर्शियल क्रॉप के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर है कि रोपड़ जो खेती होती है ना, ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, रुपाई वाला। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। और रोपड़ कृषि की बात करें तो आपके उद्योग कृषि के बीच में एक इंटरफ्रेंस टाइप का काम करता है। रोपड़ जो है ना कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता होती है। इससे जो सारा प्रोडक्शन होता है वो उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारे जो है इस कैटेगरी के क्रॉप हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें कहलाती हैं। क्योंकि रोपड़ खेती में जो है ना उत्पादन की बिक्री के लिए किया जाता है इसकी क्रॉपिंग, तो इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से भी संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिगर नंबर देखिए 4.2, इसमें भारत के दक्षिणी भाग में केले का किस तरह से कृषि रोपण हुआ है। 4.3 में आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट साइड में आपकी बांस की खेती की गई है। अब देखेंगे हम लोग सस्य प्रारूप क्या होता है। तो देखिए आपने भारत में भौतिक डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी के साथ कल्चरल की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। ये देश में जो है ना खेती की जो पद्धतियां हैं और जो शल्य प्रारूप है ना, इसके द्वारा ही दिखाई देता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनमें अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। भारत में बात करें तो 3 शस्य वस्तुएं मानी जाती है, ऋतुएं मानी जाती हैं, जैसे कि रबी, खरीफ और जायद जिसको कहते हैं। रबी की फसल की बात करें तो ये आपका शीत ऋतु जो होता है, विंटर सीजन, उसमें से लेकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करें अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों ये सब रबी की फसल कहलाती है, रबी क्रॉप कहलाती है। हालांकि ये जो फसलें हैं देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। शीत ऋतु में बात करें तो शीतोष्ण जो आपके पश्चिमी भाग में जो होने वाली वर्षा है इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में इसमें जो है हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा है उसमें सफलता भी इसी रबी फसलों की वृद्धि के कारण हुआ है।
तो खरीफ की फसलों की बात करें तो ये अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के साथ बोई जाती है। मानसून की बात करें तो बारिश की यानी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, और इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसल हैं उनमें आते हैं आपके चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र विशेषकर से कोंकण यानी जो तट वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो चावल जो है ना पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गई है, मतलब वहाँ का स्टेपल टाइप का क्रॉप हो गया है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो ये बोई जाती हैं। ये टाइप है इनके। रबी और जो खरीफ की फसल है ऋतुओं के बीच में जो गर्मी का मौसम आता है उसको जायद का फसल कहते हैं। तो जायद ऋतु में मुख्यतः जो है तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें, इन सब चीज़ों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को बात करें तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। अब देखेंगे हम लोग की मेन क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो देखिए मिट्टी और जलवायु और जो आपके कृषि पद्धति में अलग अलग जगहों पे अंतर होने के कारण ना देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य वाली और अखाद्य वाली फसलें उगाई जाती है, यानी खाने वाली भी और जिसको नहीं खाया जाता है उसको भी। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? चावल है, गेहूं, मोटे रूप से अनाज जो है, और दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिल, कपास और जूट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब चावल के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर बोए जाते हैं। तो देखिए भारत में अधिकांश लोगों का जो है खाद्यान्न चावल ही है, मतलब स्टेपल फूड जो है आपका राइस ही है। हमारे देश की बात करें तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है। यहाँ पर देखिए एक फिगर है कंट्री का हमारे, और इसको आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा देश आता है चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग चावल की प्रोडक्शन की बात करें और कंजप्शन की बात करें तो यह एक जो है खरीफ की फसल है चावल, ठीक है, बरसात के महीने में है, जिसे उगाने के लिए अधिकतम तापमान आपको 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की होनी चाहिए, और कम अधिक से अधिक जो नमी है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको उगाना अच्छा रहता है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जाता है। यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर नंबर 4.4, इसमें आप देख सकते हैं पक गई है चावल की ये जो फसल है, इसको काटने के लिए तैयार है ये। तो चावल जो है ना उत्तर और पूर्वी मैदानों में बात करें, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई स्टेट में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना अब संभव हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग गेहूँ की। गेहूं जो है ना भारत की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और पश्चिम भागों में इसको उगाया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए जो है खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में जो गेहूँ उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं वह उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का जो आपका फील्ड है, एरिया है, और सेकेंड क्या है, दक्कन का काली मिट्टी वाला जो आपका प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के भी कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले ये सब राज्य आ जाते हैं। मोटे अनाज जब देखेंगे हम लोग माइलेट्स, तो देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, या फिर बात करें भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं ये सब। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर रागी में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, कैल्शियम और छोटे छोटे पोषक और भूसी भी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ज्वार देश की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसल है, और यह फसल जो है वर्षा पर ही डिपेंड होती है। अधिकतर जो ह्यूमिड वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पर उगाए जाने के कारण इनको जो है सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये कौन से राज्य हैं जहाँ पर इस तरह के माइलेट्स उगाए जाते हैं, मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो याद रखेंगे हम लोग, राज्य आपके आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखेंगे हम लोग बाजरा। तो देखिए यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है बाजरा, ठीक है। राजस्थान क्योंकि उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक वाले राज्य हैं। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है, यानी बलुआ टाइप की मिट्टी रहेगा तो पानी उसमें रहेगा नहीं और पानी रिस जाता है, तो इसलिए सूखे जगहों पर होता है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरीके से उगाई जाती है। रागी के जो मेन जो प्रोडक्शन वाले स्टेट हैं वो आपके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। मक्का की बात करें, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है, और यह एक खरीफ की फसल है ना। तो जो इसको जो है सेल्सियस कितना डिग्री चाहिए, 21 से लेकर 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होनी चाहिए। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इस पे जो है इसको अच्छे प्रकार से उगाया जाता है। बिहार में जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक जो प्रौद्योगिक इन्वेस्टमेंट है, जैसे उच्च पैदावार वाले बीज हैं, आपके उर्वरक हैं, सिंचाई के उपयोग से मक्का जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
है अगर हम लोग रेशियो देखें तो। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मक्का के बड़े ये सब मुख्य उत्पादक स्टेट माने जाते हैं। ये मक्के की खेती के लिए आप लोग देख रहे हैं फिगर नंबर 4.7 में दिखाया गया है। अब देखेंगे हम लोग दालें, ठीक है। दालें देखिए, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा प्रोडक्शन और कंजप्शन वाला देश है। शाकाहारी खाने में बात करें, दालें सबसे अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें मानी जाती हैं। बात करें अरहर की, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। और फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी जो दालें हैं वो एयर से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए भी रखती हैं। इसलिए इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के रोटेटिंग के समय बोया जाता है। मतलब कोई और फसल आए, बीच में समय मिल गया तो उसमें बीच में इसको बो देते हैं, जिससे फर्टिलिटी मिट्टी की बनी रहती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है दाल वाली चीज़ों में। तो भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये सब दाल के मेन स्टेट आ जाते हैं। खाद्यान्नों के अलावा और कुछ कौन सी फसलें हैं तो देखिए, गन्ना है। गन्ना एक जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसको जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर का सेमी का कम से कम वार्षिक जो एनुअल रेन है यहाँ पर होनी चाहिए। और जो है आज जो ह्यूमिड वाला क्लाइमेट है उस जगह पर ये बोया जाता है। कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसको खेती करने के लिए। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है। यह चीनी बात करें, गुड़, खांड और सीरा बनाने के भी काम आता है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये सब मेन स्टेट माने जाते हैं गन्ना प्रोडक्शन के लिए आपके। तो देखिए, अब देखेंगे हम लोग तिलहन, ठीक है। तिलहन 2016 में बात करें तो भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिल उगाने वाला तिल का प्रोडक्शन करने वाला देश था। 2016 में तोरिया के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो देश में कुल बोए गए जो क्षेत्र है ना उसका 12% जो है भाग पर तो कई तिलहन वाली फसलें उगाई जाती हैं। बात करें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल या फिर सोयाबीन या फिर अरंडी या फिर बिनौला या फिर अलसी, सूरजमुखी, ये सब भारत में उगाई जाने वाली मेन रूप से तिल वाली फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं। इनमें से जो है अधिकतर जो चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं, खाद्य है और खाना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ बीजों का जो है साबुन और आपका जो आपके मेकअप वाले सामान होते हैं, उपटन, ये सारी चीज़ों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सरसों का बात करें, है ना, सरसों की उपटन बनाया जाता है। तो मूंगफली जो है ना खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का लगभग आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। अगर बात करें, गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य माने जाते हैं 16-17 से। और अलसी की बात करें और सरसों की तो ये सब रबी की फसलें हैं। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल मानी जाती है और दक्षिण भारत में इसको रबी की फसल, अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलों को ऋतुओं में बोया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। चाय का हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले फिगर नंबर 4.9, इसमें आप देख रहे हैं फील्ड में कटाई के लिए तैयार हो गई है, पक गई है मूंगफली, सूरजमुखी, सनफ्लावर है आपका और मस्टर्ड सरसों है। चाय की खेती फिगर नंबर 4.10 में आप देख सकते हैं किस तरह से होती है और 4.11 में दिखाया गया है कि चाय की पत्तियों को किस तरह से श्रमिक जो महिलाएं हैं वो किस तरह से चुनती हैं। तो देखिए, अब चाय के बारे में देखते हैं हम लोग। चाय की जो खेती है रोपड़ का एक कृषि का जो है एक एग्जाम्पल है, रोपड़ कृषि का, ठीक है। यह जो है एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है आपका, बेवरेज क्रॉप आता है जिसकी शुरुआत में अंग्रेज इसको भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, बात करें जलवायु, ह्यूमस और जीवांश वाली जो सड़ी गली वाली एरिया है ना, वहाँ पर जो मिट्टी है ना उसमें तथा आसानी से जल निकलने वाले जो ढलवा वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ के ढाल होते हैं, उस जगहों पर इसको उगाया जाता है। चाय की जो झाड़ियाँ हैं उनको उगाने के लिए वर्ष भर जो है नमी और पाला रहित जलवायु की भी आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली जो वर्षा की बौछारें हैं इसकी कोमल पत्तियों के विकास में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। चाय जो है एक बहुत मेहनत वाला काम का उद्योग है, प्रोडक्शन है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम भी चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उनमें असम, आपके पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग में और जो आपका जलपाईगुड़ी है, जिलों की पहाड़ियां जो है और तमिलनाडु और केरल है, इन जगहों पर इसको उगाया जाता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2016 से बात करें तो भारत में जो है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक का देश था।
अब बात करते हैं कॉफ़ी की। यह भी एक बेवरेज क्रॉप है। तो कॉफ़ी, भारतीय जो कॉफ़ी होती है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका और किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो स्टार्टिंग में यमन से लाई गई थी। अब इस किस्म की जो कॉफ़ी है ना उसकी विश्व भर में सबसे ज़्यादा मांग है। इसकी कृषि की जो शुरुआत है वो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बात करें बागवानी फसलें की, जैसे कि 2016 में भारत का विश्व में फलों और जो है सब्जियों में उत्पादन में बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत जो है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक रहा है। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम और नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय जो है इसमें जो है संतरे, केरल में मिजोरम और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले है ना, और उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। 4.12 में आप देख रहे हैं अखरोट, सेब और अनार की ये सब फिग है। तो भारत का जो मटर और फूल गोभी और प्याज है, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू इस सब का उत्पादन का भी बहुत ज़्यादा इसका स्थान है। अब उसकी बात करते हैं जिनको खाया नहीं जाता, जैसे रबड़ है, ठीक है। तो रबड़ का देखिए, रबड़ जो है ये आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप देखेंगे कि उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर और नमी भी होनी चाहिए और ह्यूमिड की भी ज़रूरत पड़ती है। रबड़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इससे जो है मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी उगाया जाता है। अब बात करते हैं रेशेदार फसलों में। तो रेशेदार फसलों में आपके कपास, जूट, सन और जो है प्राकृतिक जो रेशम है ये सब भारत में उगाई जाने वाली 4 मेन आपके रेशेदार फसलें हैं फाइबर वाली। इनमें से बात करें, पहली जो 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा जो है रेशम के कीड़े, आपको पता है ये कोकून से प्राप्त होता है ना, जो मलबरी पेड़ के हरी पत्तियों पर पलता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। बात करते हैं कॉटन की। कपास जो है ना, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है और सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। बात करें कपास उत्पादन में, भारत का जो विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2016 के बाद। और दक्कन का जो आपका प्लेट्यू है, इसके जो सूखे वाले भाग है यहाँ पर काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए अधिक तापमान, हल्की वर्षा और या फिर सिंचाई या फिर 210 के आसपास पाला नर है ऐसे दिन होने चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और यह एक खरीफ की फसल है। इसे जो है पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सारे जो है इसके मेन उत्पादक वाले राज्य हैं। बात करें जूट की, तो जूट देखिए, जूट को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जहाँ पर जल निकास वाली फर्टाइल मिट्टी है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। हर वर्ष बाढ़ से आई गई जिनमें नई मिट्टी होती है वो जो जमा होती है उसी में इसकी खेती की जाती है। इसके बढ़ने के समय जो उच्च तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मेन स्टेट माने जाते हैं प्रोडक्शन के। इसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको पता है? बोरियों को, चटाई को, रस्सी और बहुत सारे तंतु, धागे, गलीचे और बहुत सारी दस्तकारी हाथ से बनने वाली चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसकी अधिकतम लागत के कारण और जो कृत्रिम रेशे हैं ना और जो पैकेजिंग सामग्री है ना, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम होती जा रही है। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की क्या जरूरत है और किस तरह से हो रहा है। जैसा कि हम लोग को पहले बताया गया है कि भारत में जो है कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार जो जमीन है ना, उसके जो लैंड रिसोर्स है, इसके प्रयोग से कृषि का जो डेवलपमेंट है वो रुकता जा रहा है और इसकी स्पीड भी बहुत कम होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती-बाड़ी के लिए मानसून और भूमि के नेचुरल जो फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड रहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को जो जीवन प्रदान करने वाली एग्रीकल्चर ने कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात बात करें तो हमारे संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों
लोगों की जो चकबंदी होती है, सहकारिता, जमींदारी, ये सब समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम जो 5 वर्षीय जो प्लानिंग चला उसमें भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो भूमि सुधार के कानून तो बने, लेकिन इसके लागू करने में बहुत ढिलाई की गई। 1960 और 70 के दशक में बात करें तो भारत सरकार ने कई प्रकार के ऐसे कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, जैसी बहुत सारे खेती को सुधार के लिए कुछ रणनीतियां भी आरंभ की गई थी। लेकिन इसके साथ ही विकास के कुछ क्षेत्रों तक ही ये सारी चीज सीमित रह गई। 1980 से 1919 के दशक में बात करें तो बड़े स्तर पर भूमि के विकास का कार्यक्रम तो शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में जितने भी कदम उठाए गए उसमें से सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर लोन वगैरह देने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना, सारी चीजें बनाई गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसको हम लोग PIS भी बोलते हैं, इसको भी शुरुआत की है। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन कृषि कार्यक्रम प्रसारित भी किए जाते हैं। किसानों को बात करें दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य जो होता है और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक जो खरीद मूल्य है उसको देने के लिए भी सरकार घोषणा करती है ना। तो इसमें देखिए बताया गया भूदान ग्रामदान, ठीक है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, उनको जो है अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की जो बात थी ना, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पद यात्रा की थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ जो बिना जमीन वाले गरीब ग्रामीण थे, उनसे जो है अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि उन लोगों ने मांगा। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन उनको आश्वासन दिया कि यदि वो सहकारी खेती करते हैं तो भारत सरकार से बात करने के लिए उनको कुछ जमीन दिलाया जाएगा। अचानक से जो है श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े होते हैं और उन्होंने 80 जो है भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने के लिए प्रयास भी किया और दिया भी। इसे ही भूदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाद मतलब जमीन दे देना, ट्रांसफर कर देना और डोनेट कर देना सॉरी। तो बाद में विनोबा भावे ने बहुत सी यात्राएं की और यह विचार अपने पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के जो मालिक थे भूमिहीन को पूरा गांव देने की कोशिश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। कई लोग कहते ले जाओ ये गांव आपको नाम कर दिया है ना, जिसके बाद बहुत ज्यादा था। लेकिन कुछ जमींदारों ने तो भूमि की जो सीमा है ना उस कानून से बचने के लिए अपनी ही भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। तो देखेंगे हम लोग अब कृषि की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, रोजगार है और जो उत्पादन है उसमें किस तरह से इसका योगदान है कृषि का। तो भाई कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और रही भी है। पूरे घरेलू जो आपका GDP है, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स, तो वो उसमें सकल घरेलू उत्पाद बात करें GDP की तो वो कृषि योगदान का अनुपात जो है 1951 से लगातार घटने के बाद भी है 2010-11 में लगभग 52% पॉपुलेशन के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। तो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश जो है गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था में अन्य गिरावट लाएंगे ही और जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। कृषि के महत्व को समझने के लिए भारत सरकार ने इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पहले अनुमान लगाने वाले कई अनुसंधान रिसर्च सेंटर और इसके डेवलपमेंट को वरीयता प्रायोरिटी दी गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें टेबल 4.1 से पता चलेगा आपको कि पिछले वर्षों में जो सकल घरेलू उत्पाद रहा है, आपका GDP रहा है, वो किस तरह से वृद्धि हुई है। और लेकिन इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिले हैं, लोगों को उपलब्ध नहीं हुए हैं। कृषि में विकास दर की कमी हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। ये आप देख रहे हैं उद्योग में लगभग 2013-14 में 4.2 रहा है एग्रीकल्चर में, और 14-15 में माइनस में हो गया है और 15-16 में 1.1 हो गया, मतलब घट गया है ना। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये 2016 के आंकड़े हैं। तो कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ा ये सारी चीज़। रासायनिक उर्वरक जितने हैं उस की सहायता जो कम है, इसको कम करने की लागत बढ़ रही है, मतलब सस्ते में खाद वगैरह मिल रहा है, इससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो खेती के उत्पाद हैं इनको जो है आयात इनका घटाने पर भी देश पर में जो है कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान जो है कृषि में जो है पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि रोजगार भी घटते जा रहे हैं।
तो भाई देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं भाई, और कृषि भूमि जो घट रही है ना, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? तो इसका बहुत सारा रीजन है। तो वैश्वीकरण का जो ग्लोबलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर है उसका, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए वैश्वीकरण की कोई घटना जो है नई नहीं है, ठीक है, और उपनिवेशक काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं सदी में बात करें, 19वीं सेंचुरी में यूरोपी जब भारत आए व्यापारी, तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व भर के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज जो व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए थे, तो भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा कच्चे माल के रूप में इसको एक्सपोर्ट भी किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में ये जो कंपनियां हैं, इन सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली जो अच्छे प्रकार का किस्म का जो कपास था उसकी उपलब्धता पर ये लोग बढ़ी हैं, इतना डेवलप हुई हैं। आपने कभी 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा ही होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील जो है ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। तो ये किसान इसलिए भड़क गए थे कि उन्होंने अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया था। 1990 के बाद जो वर्ल्ड का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल हो, कपास हो, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मेन उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में कंपटीशन करने में बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक ज़्यादा सहायता मिल रहा है, वहाँ के लोगों को, फार्मर को लोन वगैरह सब कुछ है ना। तो आज भारतीय कृषि जो है दो राह पर खड़ी है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है, तो छोटे जो लोगों किसान है, सीमांत जो बड़े और जो छोटे किसान है, इनकी स्थितियों को सुधारने पर जोर देना ही होगा। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें लंबा चौड़ा वादा किया गया है, परंतु आज ये कई विवादों से घिरी है। यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि भाई जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जो केमिकल का अधिक प्रयोग है, जो आपके जल वृत्त के सूखने, जहाँ पर जल वगैरह इकट्ठा होता है, तालाब वगैरह, कुआं, ये सब के सूखने, और जो बायोडाइवर्सिटी है ये सब के गायब होने के कारण जो भूमि है ना उसका डिग्रेशन हुआ है। आज जीन क्रांति की बात करें हम, इनके संकेत शब्द हैं कि जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संस्कृत किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिला के फिगर नंबर 4.17 देखिए, इसमें डेवलप जो विकासशील देश हैं इसमें कीटनाशक चीज़ों का किस तरह से उपयोग किया जा करने से समस्याएं आ रही हैं। तो वास्तव में देखें ना तो ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है इसका आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में जो बने हुए रसायन हैं उनके बिना ही की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इनका नेगेटिव साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्री का भी यह भी मानना है भाई कि बढ़ती जनसंख्या कारण जो घटते आकार के जो खेत कम होते जा रहे हैं ना, यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर डिपेंडेंट हैं, और इस प्रकार से एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम की भूमि आती है। तो भाई कम भूमि है, पॉपुलेशन ज़्यादा और ये लोग ज़्यादा तो खाएंगे पिएंगे ना, खेती करेंगे ही, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आप हमेशा एक ही प्रकार की खाने पीने वाली फसल उगाएंगे, चावल गेहूं, तो इससे फर्टिलिटी खराब होती है मिट्टी की। वो जो आपका अलग अलग प्रकार से कभी दाल भी उगाइए जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रही, सारी चीज़ लोग नहीं करते हैं, तो इससे जो एक समस्या आ रही है। तो भारतीय किसानों को बात करें तो इनको परिवर्तन करना चाहिए, इनकी इस तरह के खेती में, और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलों को भी उगाना चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण का जो डिग्रेशन हो रहा है इसमें भी कमी आएगी। फलों, औषधि जो वाले पौधे हैं, बायोडीजल फसलें हैं जैसे जट्रोफा, जोजोबा, इस तरह के पौधे, फूलों, सब्जियों को उगाने के लिए या फिर चावल गन्ने से भी बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और इसको करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। भारत में जलवायु डाइवर्सिटी जो है आपका विविधता जो है, इसका अलग अलग प्रकार जो है कीमती फसलों को उगाकर उपयोग में लाया जा सकता है। तो अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर जो शस्य प्रारूप है उसमें परिवर्तन का मतलब यह है कि भाई भारत को खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और 1960 के दशक में इससे जो है एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद करके एक्सपोर्ट करके खाद्यान्न जो है आयात करते हैं, तो भाई मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो हम भी जो है चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे जैसा वहाँ पर होता है, जो कि विभिन्न खेती उत्पाद जैसे फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज का जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और खाद्य फसल जो होता है खाने पीने की वो मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हम यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस पर आपको डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी न्यूज़ कटिंग है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।